हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 7th क्लास है, हमारे अतीत सेकंड हमारी बुक है और चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य। इसको हम लोग देख रहे हैं और उसी के अंदर हम लोग आपका चौल प्रशासन की आपका बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपके राष्ट्रकूट को में देखा, आपका प्रतिहारों को देखा, चौहानों को देखा, परमारों को देखा। उन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम लोग कुछ चोल कालीन जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आपका देख रहे थे कि चोल में काल में ही जो आपकी नौसेना थी, नौसेना वो बहुत अच्छे से आपकी बनी हुई थी और नौसेना बहुत सशक्त रूप में हमारे सामने उभर कर आ रही थी। उन सबको हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से इनको पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे क्या स्थिति बनी हुई थी। सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग आपका लेक्चर पढ़े हैं, 2 लेक्चर हमारे हुए हैं अभी तक। इसमें कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज है जो आप दोबारा रिवीजन चाहते हैं, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक बच्चों आपका पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे इस वाले पूरे पार्ट को, हम लोग आपका अच्छे से देखे थे। इसी पार्ट को आप लोग समझिए थोड़ा सा। इस पार्ट में सबसे पहले चौल को देखिए। ये रहे चौल, चालुक्य, बदामी, ठीक, और यादव। देख लिया इतना आपने, याद रहेगा। आपका तंजौर तक की जो कहानी है उसको हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। और कल जब हम लोग आपका लेक्चर कर रहे थे तो हम अंतिम रूप से कहां तक देखे थे कि इनके पास क्या थी, एक अपनी नौसेना थी। क्या थी? एक अपनी नौसेना थी। किसके पास? चोलों के पास। और चोलों के राजा हम लोग देखे थे, राजराज प्रथम, और उसका पुत्र था आपका राजेंद्र प्रथम, जिसने क्या किया था, गंगा घाटी और श्रीलंका और साथ में साउथ ईस्ट एशिया पर अपना क्या किया था, कब्जा किया और उसने हमला किया, अटैक किया। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक, आगे देखिए। आज हम लोग बात करेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की। किसकी बात करेंगे? भव्य मंदिर की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आपका कांस्य मूर्ति कला की। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर में गंगाईकोट चालपुरम के बड़े मंदिर स्थापना और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कह रहे कि जो राजराज था और राजेंद्र प्रथम था, इन लोगों ने तंजौर में और गंगाईकोट चालपुरम में इन्होंने बहुत बड़े मंदिरों की स्थापना की और बड़े उत्कृष्ट आपकी मूर्ति थी, जो एक चमत्कार जैसी हमको लगती थी। बच्चों, हम चोल कालीन जो आपकी मूर्ति है और जो मूर्ति कला है, हम उनको देखेंगे और उनकी कला की अद्भुतता हमको दिखाई देगी और एक अलग सा हम लोगों को इसमें चीजें जो है वो हमको साफ रूप में दिखाई पड़ेगी। हमको इनको समझना है। अब देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्ती के केंद्र बने। कह रहे जो चोल काल में जो आपके मंदिर बन गए थे, उन मंदिरों के आसपास में कुछ बस्तियां विकसित हुई जो चोल काल क्या थे, उनके केंद्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे उनके बच्चों? केंद्र बने हुए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमियों से संपन्न होते थे। क्या हो गई थी? जो लोगों द्वारा आपकी भूमि दी गई थी, उन भूमि से क्या थे, आपके संपन्न होते थे। भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी। कह रहे कि जो जो आपकी भूमि थी, उस भूमि में जितनी उपज होती थी, वो उपज जो हमारे विशेषज्ञ थे, उनके ऊपर ये सारी आपके पैसा आपका खर्च होता था। कौन से विशेषज्ञ? जो आपके मंदिर, भव्य मंदिर बनाते थे, जो आप कला मूर्ति बनाते थे। मैं आपको अभी मंदिर दिखाऊंगा और आपको मैं बच्चों इनकी जो उनकी मूर्ति कला है उस समय की आपको दिखाऊंगा। आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इतना अच्छा
कैसे डेवलप हुआ है। जो मंदिर के आस पास रहते थे उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, इन सारे को हम लोगों को देखना है। देखिए ये मंदिर आपके सामने निकल कर आ रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तब भी नहीं आएगा। ये देखिए किस तरह से पूरा मंदिर आपके सामने एक अद्भुत आप कला को समेटे हुए ये मंदिर हमारे सामने है। किस तरह से इसका बेस फैला हुआ है, किस तरह से पूरा बना हुआ है, इसकी भव्यता हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या है वो आपको दिखाई देगी। देखिए किस तरह से इसकी भव्यता हमको दिखाई दे रही है, कैसा इसका शिखर है, विमान है, ये हमको देखने हैं, और कैसे इसका बेस पटल है। आप इसको देखिए कितना अद्भुत वैभवशाली मंदिर है। चित्र 3 गंगाई गौड़ चौलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रम से पतली गई होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों पर सजने के लिए पत्थर की जगह जो प्रतिमा अलंकृत की गई थी उन्हें भी देखिए। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है जो कोई मंदिर है, यहाँ भी इनमें ये आपका मूर्तियां लगाई गई थी। ये देखिए यहाँ इनमें यह आपका मूर्तियां लगी गई थी। ठीक क्या थी इनमें, ये आपकी मूर्तियां लगी हुई थी, ये आपको समझना है। ठीक आप इन मूर्तियों को देखोगे तो आपको देखकर बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी और इनको समझोगे कि किस तरह से ये पूरी मंदिर कला आपकी विकसित हुई थी। क्लियर है? चलिए इसको देखिए। और साथ ही में साइड में जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, आप इस मूर्ति को बहुत अच्छे से देखिए, कितनी स्पष्ट रूप में ये आपको मूर्ति दिखाई देगी। संगीतकार, नर्तक इत्यादि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते कि जो मंदिर है वो केवल आपके पूजा आराधना के स्थान है। वे क्या थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। और कह रहे जितने भी आपके शिल्प के काम होते थे उनमें सबसे अधिक अच्छा था आपका जो प्रतिमा बनती थी, जो पीतल की जो मूर्ति बनती थी उसका कांस्य की। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्टतम कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती थी। यानी कि चोल काल में जो कांस्य की मूर्ति बनी है वो सबसे आपका प्रतिभाशाली के रूप में, उत्कृष्ट के रूप में दिखाई देती थी। ज्यादातर प्रतिमा तो देवी देवता की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी बनाई जाती थी। अधिकतर किसकी थी जो प्रतिमा आपकी बन रही थी? देवी देवताओं की प्रतिमा थी। उन प्रतिमाओं में कुछ प्रतिमा क्या थी, जो भगत लोग थे, उनके फॉलोवर्स थे, साधु संत, उनकी भी होती थी। मैं एक आपको ऐसी कृति आपको दिखाना जा रहा हूं। देखिए आपके समक्ष कितनी अद्भुत है ये। देखिए कितनी अद्भुत आपको ये पूरी जो कृति है आपको दिखाई देगी। किस तरह से बिल्कुल बहुत सुंदर रूप में ये आपका बनी हुई है। आप इसको देखिए बच्चों, बड़े अद्भुत रूप में ये कांस्य प्रतिमा आपकी बनी हुई है। ये आपको ध्यान देना है, बड़ा अच्छा से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया, अब हम इसके आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो चोलकालीन कांस्य प्रतिमा है उसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए, विचार कर लिया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इस, देखिए इसमें थोड़ा सा आप देखिए कृषि और सिंचाई, किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? आपका कृषि और सिंचाई पर हम लोग चोलकालीन व्यवस्था में हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या सारी चीजें थी, इन सब चीजों को हम लोग आपका जानेंगे। देखिए चोल की कई उपलब्ध कृषियों में नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कह रहे कि अगर आप चोल काल को देखोगे तो जो कृषि में उन्होंने उपलब्धि हासिल की हैं, उन उपलब्धियों में विकास का जिस विकास के माध्यम से वो संभव हुई है। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखा
बार बार पानी उछालती हैं, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जम जाती रही। शाखा पानी कृषि विषय चावल खेती के लिए आर्द्रता मुहैया कराती है। देखिए, जो कावेरी नदी जो आपका डेल्टा है और कावेरी नदी का जो मुहाना बनता है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर बनता है, और बंगाल की खाड़ी में बनने से पहले वो छोटे छोटे शाखाओं में आपका विभाजित हो जाती है। जब विभाजित होती है उसका फ्लो बढ़ता है और पानी को आगे की तरफ फेंकती है। जितना भी वो कटाव छटाव करके लाती है उस सारी मिट्टी को वहां जमा देती है, और वो उपजाऊ मिट्टी विशेषकर चावल की जो खेती है वो चावल की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि उसमें जो आर्द्रता है, आवश्यक आर्द्रता, वो उसको मुहैया कराती है। और कृष्णा जो कावेरी नदी जो आपका डेल्टा है वो बच्चों कृषि में खासकर चावल के लिए सबसे उपयुक्त जो कंडीशन है वो उसको मुहैया कराता है। ठीक है, ये आपको देखना है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी के आकर इसके इलाके में बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। अब देखिए क्या बताया है कि खास कर जो आपका रीजन है, जो आपका तमिलनाडु वाला, उस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि 5वीं 6वीं सदी की बात है कि कुछ जंगल ऐसे थे जिनको काट कर बनाया गया, कुछ ऐसे थे जो समतल नहीं थे उनको समतल किया गया। अगर जहाँ समतल थे लेकिन वहाँ जो आपका बाढ़ बहुत आती थी उनको नियंत्रित करने के लिए वो डेल्टा रीजन में आपका तटबंध बनाए गए, और जहाँ पानी नहीं था वहाँ नहरों का निर्माण किया गया। ठीक, और एक साल में कितनी 2 फसल उगाते थे। तो यानी कि कृषि का और उनके भव्य मंदिरों का, मूर्ति कला का, एग्रीकल्चर का, प्रशासन का, चोलों का बहुत बड़ा दबदबा था, और चाहे उनकी नौसेना क्यों ना हो उनका बहुत अच्छा इसमें दबदबा रहा। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। चित्र नंबर 4, चोल काल का से प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमा किस तरह बनाई जाती होंगी, ये जानने के लिए अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे, कि जो अध्याय 6 है उसको हम देखेंगे। देखिए बच्चों, वाकई में बहुत ही सुंदर है। आप इसको देखें किस तरह से इसमें जो आपके डिजाइन है वो आपके बने हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, ये डिजाइन देखिए, ये किस प्रकार के इसमें डिजाइन है। आप देखिए बहुत अद्भुत तरीके से जो आपकी मूर्ति कला है वो इसमें ये बनी हुई है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपने जगह देख ली है, पानी है, इसको बाढ़ आप इसको पहचानिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई तो कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, यानी कि बहुत सारी जगह कृत्रिम रूप से क्या होना था, आपकी बच्चों कृषि होनी थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खुदवाए गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल आपके सरोवर आपके बनवाए गए। अब देखिए होता क्या था, अगर आपको चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर एग्रीकल्चर हो, आपकी फसल अच्छी हो, तो आपको सिंचाई की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। और इस जरूरत के लिए उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए उनको कुएं खुदवाने पड़ेंगे जहां पर पानी नहीं पहुंच सकता। किसी जगह बारिश के पानी को बड़े बड़े विशाल तालाब के माध्यम से बनाकर उनको स्टोर करना पड़ेगा। इस माध्यम से क्या हो सकता है कि हम उनको याद रखें। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप कोई भी सिंचाई का काम कर रहे हैं तो सिंचाई का काम करते समय योजना की जरूरत होती है। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, पहला काम क्या है कि जो आपकी श्रम हो जो काम करेगी, दूसरा जो उसमें संसाधन जरूरत पड़ते हैं उनकी, इन कामों की देख रेख करना, और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, और दूसरा था कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। कह रहे पूरे गांव ने इस सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से अपनी क्या दिखाई, सक्रियता दिखाई, और यही सक्रियता उनको
आगे ले गई, जो उनकी कृषि को डेवलप करने में आपका सहायक बनी। क्लियर है? देखिए, आप कोई भी चीज करें, जब तक आप उसकी प्लानिंग के साथ उन सारी चीजों को नहीं करेंगे, तब तक आप उनको अच्छे से जो है बच्चों नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन सारी चीजों को करें, चाहे आप कृषि का काम हो, किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज हमको चाहिए, तो उन सब की हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसी के अंतर्गत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, साम्राज्य का प्रशासन। कि जो चोल थे, उन चोलों में जो उनका प्रशासन था, वो प्रशासन किस प्रकार चल रहा था, उस प्रशासन को देखने की आवश्यकता थी, समझने की आवश्यकता थी। कैसे? समझिए, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। सबसे पहले तो हमको जानना है कि जो उनका प्रशासन था वो किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो जहां किसान रहते थे, उन बस्ती को उर कहते थे चोल काल में। किसमें बच्चों? ध्यान दीजिए, जो आपका चोल काल था उनको उर कहते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई, और कह रहे कि जो सिंचित खेती थी, जहां पर सिंचाई होती थी, जिन खेतों पर, जिन फसलों में सिंचाई होती थी, बहुत समृद्धशाली हो गई। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहते थे। देखिए, जहां किसानों की बस्तियां थी उसको उर कहते थे। जहां किसान, अच्छी खेती होने लगी, लोग बहुत ज्यादा आपका रहने लगे, तो जहां गांवों का समूह होता था, उस गांव के समूह को नाडू नाडू कहते थे, नायडू। क्लियर है? ग्राम परिषद और नायडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। क्या करते थे? जो ग्राम आपका परिषद होती थी वो, और ये सब आपको न्याय करने की, जो आपका जस्टिस चाहिए वो करने के लिए, और साथ ही में जो प्रशासनिक कार्य थे, जैसे कर वसूलना, ये सारे काम आपके करते थे। देखिए, अभी हमने 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें मिली। जैसे प्रशासन कैसा था? संगठित था, और किसानों की बस्तियां थी, और फिर उन बस्ती का प्रॉपर नाम दिया गया था, क्या? उर। और बहुत सारे उर मिलकर, या आप ऐसे कह लीजिए, जो आपकी संचित भूमि है, उन संचित समृद्ध भूमि को, जहां लोग रहते थे, उस गांव को क्या कहते हैं? नाडू। और नाडू ग्राम परिषद होती थी, और नाडू मिलकर न्याय का काम भी करते थे और टैक्स वसूलते थे, यानी कि प्रशासनिक कार्य भी करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ये जाति थी, ठीक। और इसका किस चीज पर देख रेख था? जितना भी कामकाज होता है, उस कामकाज पर इनका अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धन भूस्वामी को चोल राजा ने सम्मान के रूप में मुंह बेद बेलन, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान, या अर अरैयार, यानी कि प्रधान जैसी उपाधि दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। और क्या किया गया? उनको महत्वपूर्ण जो आपकी उपाधियां थी वो उनको दी गई, और उनको केंद्र में, यानी कि राजा के प्रशासन के अंतर्गत, उनको कुछ महत्वपूर्ण आपके पद भी दिए गए। देखिए, क्यों ना मिले? अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनको ये सारी चीजें आपका बहुत अच्छे से, उनको जो कार्य कुशल योग्यता है, उनके आधार पर राजा उनको उपाधियां भी देते थे, उनकी प्रशंसा भी करते थे, और उनको सेंट्रल, यानी कि केंद्र में, उनको अपने यहाँ कोई ना कोई किसी तरह का पद भी उनको सौंपा करते थे। ठीक। अब देखिए, 9वीं शताब्दी, चित्र नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार होज से नदी की शाखा में पानी के प्रवाह के जरिए नियंत्रित किया जा रहा था। इस पानी में खेती सींचते थे। जलधर पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बंधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदी और नहर में दर प्रवाह को संचित करती है। अब देखिए, इस तरह से इसमें नदी में पानी आ रहा है, ये
पैरामीटर लगाया होगा कि यहाँ पानी का लेवल मापने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ना आप ना भूमि के प्रकार देखिए कि इस काल में, कौन सा काल है ये, चोल काल में भूमि के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार की भूमि। चोल अभिलेख में भूमि विभिन्न कोटियों के रूप में, किसके रूप में, कोटि के रूप में उल्लेखित है। बेलना बगाई यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि बेलना बगाई जो भूमि होगी, जो ब्राह्मण किसान नहीं होगा, उस भूमि उस स्वामी किसान को कहेंगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। ब्राह्मण दे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान, तिरुनाम कुडकानी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पतली सचदनम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। देखिए ये सारे प्रकार हैं जो आपका दान दी गई थी। ठीक, इतना आपको एक एक कर बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, एक एक करके बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए इतना देख लिया आपने, इतनी समझ आपको मिल गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं आगे। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिमाण स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। और कह रहे हैं कि जो आपके समय समय पर जो भूमि अनुदान में दी गई थी, जिसको हम बोलते थे ब्राह्मण देव भूमि, उसके कारण जो कावेरी घाटी थी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से थे, उनमें क्या हो गया, बहुत सारी ब्राह्मण बस्ती जो है अस्तित्व में आ गई। क्लियर है। प्रत्येक ब्राह्मण देव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलाओं में प्राय मंदिर के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। नगरम को नाम से ज्ञात व्यापारी का संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो नगरम होता था, जो आपका व्यापारी संघ थे, वो क्या करते थे, आपका प्रशासनिक जो काम था उसको वो कंप्लीट किया करते थे। क्लियर है, ये इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख में बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मण सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि के देखरेख के लिए सभाओं में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उन्हें नाम ताल पत्र छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे। और किसी छोटे लड़कों को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। क्या बोलते थे उनको, एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से जो था आपका पूरा चोल, आपका प्रशासन आपको यहाँ पूरा बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं थी, ये सारी जो आपके चीजें थी इसके अंतर्गत थी। क्लियर है बच्चों, क्योंकि एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं और उस बहुत बड़ी व्यवस्था के हिस्से को हम लोग आपका देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या उनकी चीजें। क्लियर है बच्चों, जैसे आज हमने इनमें सारी व्यवस्थाओं को देख लिया और इनको पढ़ लिया। क्लियर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। बच्चों, आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने चोल काल में मंदिर, उनकी कांस्य मूर्ति, उनकी कला, उनकी भव्यता को, उनकी कृषि को, उनके शासन प्रशासन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। क्लियर है बच्चों। इसके बीच अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है
तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना कोई डाउट कोई चीज आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? और मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे विषय को आप अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगी और आपका डाउट नहीं होंगे। तो आप डाउट हमेशा पूछते रहिए और अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए, मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।